यस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। इसका सेकेंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दो मुख्य मैनेजमेंट थिंकर्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। इसमें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से हेनरी फ्योल को जानते हैं। उनके द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स को हम लोग एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। हेनरी फ्योल बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर्स थे। उनके प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसको हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, पेट्रोल पंप हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे प्रिंसिपल हम लोग उन जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और हर एक मैनेजरियल लेवल पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। हेनरी फ्योल के थ्रू दिया गया जो पहला प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वर्क। According to this principle, the entire job is divided into small tasks. Henry Fayol suggested to divide the entire job into small tasks, and he said that each task should be assigned to those persons only who has required knowledge, capability and experience to complete that job. उनके अनुसार पूरे जॉब को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए और हर एक टास्क सिर्फ उसी पर्सन को करने के लिए दिया जाना चाहिए जो उस काम के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस रखता हो, उसकी क्वालिफिकेशंस कैसी हो, वो उस काम को करने में एलिजिबल हो, उसका इंटरेस्ट उसमें हो, तो हम जा करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि एक स्कूल है, जैसे आपका जो स्कूल है उस स्कूल का एक जॉब हो गया, मेन जॉब उसका वही है प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ठीक है, ये जॉब हो गया। लेकिन इस जॉब को करने के लिए बहुत सारे टास्क जो है करने पड़ते हैं, तो उन सब टास्क को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जैसे टीचिंग हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बच्चों को ले जाने के लिए, अकाउंटिंग हो गया। तो ऐसे कई सारे टास्क होते हैं, सारे टास्क को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दें। तो एक जॉब को कई सारे टास्क में डिवाइड कर दिया गया। अब कहा गया कि टीचिंग का काम किसको दिया जाएगा, जो जिस सब्जेक्ट का रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखता हो, जो टीचर का काम करता हो, जिसको टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, उसको ये काम देंगे, है ना। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो लोग एलिजिबल हो, जिनके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो, उसको यही काम दिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम का क्वालिफिकेशन जो रखता हो उसको ये काम दिया जाएगा, और जो अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्लर्क से रिलेटेड जो काम किया हो या कर रहा हो, जो इसके नॉलेज रखता हो, उसको ये काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि टीचर को अकाउंटिंग का काम दे दिए, अकाउंटिंग को ट्रांसपोर्ट का काम दे दिए, ट्रांसपोर्ट को एग्जामिनेशन का काम दे दिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। उनका कहना था हेनरी फ्योल का कि जो पर्सन जिस काम में रिक्वायर्ड क्वालिफाइड है, पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, और उस काम को वो अगर अगेन एंड अगेन रेगुलर बेसिस पे करता है, तो इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा, तो हमारा जो है काम कम समय में, कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम अचीव कर सकेंगे और अपने प्रॉफिट के गोल को भी अचीव कर सकेंगे। इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल आपका डिवीजन ऑफ वर्क समाप्त हुआ, जिसका मेन फोकस होता है पूरे जॉब को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना और उस पर्सन को काम असाइन करना जो उस काम को रेगुलर बेसिस पे करता हो, उसके लिए क्वालिफिकेशन रखता हो, और रेगुलर बेसिस पे करने से उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। The second principle is authority and responsibility. First of all, हम जानेंगे कि authority और responsibility होता क्या है। Authority means simple power to take decision, and responsibility means obligation to complete the assigned task or job. ना, तो
According to Henry Fayol, there should be balance between authority and responsibility to perform a task. किसी भी काम को करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। कोई भी किसी को भी हम कोई टास्क देते हैं करने के लिए, जब उसको हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको समय से पूरा करने के लिए उसके साथ साथ अथॉरिटी भी देना होता है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा अथॉरिटी दे देते हैं तो उसका मिसयूज हो जाता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अथॉरिटी से ज्यादा दे देते हैं तो समय पर काम हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहा गया कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 100 यूनिट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको प्रोडक्शन 100 यूनिट करना है एक वीक में ना। विदिन अ वीक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज given responsibility to produce 100 units of the commodity, but the production manager is not given the proper authority to purchase raw materials. लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने का जो अधिकार है, ये अधिकार प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं दिया है। तो जब ये अथॉरिटी नहीं दिया जाएगा और स्टोर डिपार्टमेंट के पास समय पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर देंगे? नहीं। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर required raw materials on time, the production manager will not be able to achieve the given target. It means in the absence of proper authority, the production manager will not be able to complete the job, complete his responsibility on time. ठीक है? इस तरह से ये आपका दूसरा प्रिंसिपल हुआ कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। Third principle given by propounded by Henry Fayol was discipline. Discipline जैसा कि सब लोग जानते हैं, अनुशासन। किसी भी काम को सही तरीके से अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू फेयर, डिसिप्लिन जो है वो दोनों लोगों को फॉलो करना होगा, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो। हर एक लेवल पे सब किसी को डिसिप्लिन फॉलो करना है। डिसिप्लिन मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल बनाए गए हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किए गए हैं, चाहे वो मैनेजर के लिए हो या वर्कर्स के लिए, एवरीवन हैज टू फॉलो इट। सबको ये फॉलो करना होता है। साथ साथ जो भी पेनाल्टीज वगैरह है उसके लिए जो पेनाल्टीज का जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन कहने का मतलब कि जिस तरह की गलतियां हो उसी तरह का हमको पेनाल्टी देना चाहिए, है ना। फेयर कमिटमेंट किया जाना चाहिए, फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, और दोनों लोगों को, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, दोनों को अपने कमिटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना चाहिए। यानी वर्कर को भी सबऑर्डिनेट्स को भी अपना पूरा एफर्ट और कमिटमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। साथ ही सुपीरियर्स को भी चाहिए कि उनके कमिटमेंट का हम सम्मान करें और उनको फेयर वेजेस, फेयर रिवार्ड, फेयर अवार्ड प्रोवाइड करें। So this was the third principle given by Henry Fayol. The fourth principle given by Henry Fayol was unity of command. Unity of command कहता है कि employee should receive orders from one boss and should be accountable to one superior only. एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, उसको उसी से ऑर्डर लेना चाहिए और उसी के प्रति उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। अगर इस प्रिंसिपल का उल्लंघन किया जाता है, इसको वायोलेशन किया जाता है, यानी एक सबऑर्डिनेट को एक से अधिक मैनेजर अपना ऑर्डर देने लगते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और किसी भी टास्क को इफेक्टिवली एफिशिएंटली पूरा नहीं कर पाता। साथ साथ दोनों सुपीरियर्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल में कहा गया कि दो सुपीरियर का एक सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट का ही रिलेशनशिप होना चाहिए किसी भी टास्क को करने के लिए। अगर सेल्स मैनेजर है कोई, तो सेल्स मैनेजर को सेल्समैन को अगर सेल करने जाना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मान लीजिए
एक सबऑर्डिनेट हो गया सेल्समैन, ठीक है। इसके जो हेड हो गया सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, इनका कहना है कि प्रोडक्ट को आप 50 रुपए पर यूनिट से सेल कीजिएगा, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर का है कि नहीं, फाइनेंस मैनेजर कहता है कि नहीं, आप अगर 50 रुपए में सेल करेंगे तो प्रॉपर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए 60 रुपीज पर यूनिट का सेल। तो एक सबऑर्डिनेट के दो सुपीरियर हो जाएंगे, तो द सबऑर्डिनेट विल बी इन कंफ्यूजन, और इस तरह से दोनों के बीच भी कंफ्लिक्ट कराया हो सकता है, और ये भी किसी भी टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया कि सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट का दूसरा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने अभी तक 4 प्रिंसिपल के बारे में यहाँ देखे। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें पूरे जॉब को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके स्पेशलाइज्ड पर्सन को काम करने के लिए दिया जाता है। दूसरा अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में हम लोग पढ़े कि किसी भी काम को करने के लिए अगर किसी को रिस्पांसिबिलिटी दी जाए तो उसके साथ प्रॉपर अथॉरिटी दिया जाना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, ना ही एक्सेस अथॉरिटी होना चाहिए, ना एक्सेस रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। थर्ड हम लोगों ने देखा डिसिप्लिन, जिसमें लिखा गया कि क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों की तरफ से फॉलो किए जाने चाहिए। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। थर्ड हम लोगों ने देखा था डिसिप्लिन, और लास्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें एक सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर का ही रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एक से अधिक सुपीरियर हो जाएंगे सबऑर्डिनेट के, तो हम लोग अपने गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट अचीव नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल को पढ़ा था। इसमें हम लोग 5वें नंबर से शुरू करेंगे। हेनरी फ्योल का जो 5th मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो मेन मोटो होता है, इसको वन हेड वन प्लान बोलते हैं। वन हेड वन प्लान का मतलब हो गया कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक प्रोडक्ट तैयार हो रहे हों, यानी इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक से अधिक जब प्रोडक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में तैयार होता है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। और एक से अधिक प्रोडक्ट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में तैयार हो रहा है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डाइवर्सिफिकेशन का सिचुएशन है, तो हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिवीजन होना चाहिए, और हर एक डिवीजन का अलग हेड होना चाहिए, हर एक डिवीजन के सेपरेट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। इसी को वन हेड वन प्लान कहा गया। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी हो गई और ये 2 प्रोडक्ट तैयार करती है, एक पेन और दूसरा नोटबुक। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि पेन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे, यानी पेन से रिलेटेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये सेपरेट होने चाहिए। इनका हेड जो है वो सेपरेट होना चाहिए। ये एक डिवीजन हो गया, और उसी तरह नोटबुक जो है ये दूसरा डिवीजन हो गया। और इससे रिलेटेड आपका परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सेपरेट होना चाहिए। यानी जो परचेज मैनेजर पेन में काम करता है वही परचेज मैनेजर नोटबुक के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 5th मैनेजमेंट प्रिंसिपल, unity of direction, there should be one head one plan, that is separate division for different products manufactured in a single company. Next principle is
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ जनरल इंटरेस्ट का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, उनके फेवर के लिए जनरल इंटरेस्ट कहा गया। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब हो गया पर्सनल इंटरेस्ट, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी मेंबर का जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है उसके लिए काम कर रहा है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, किसी भी संस्थान में काम करते हैं, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर्सनल इंटरेस्ट ना होकर के जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मींस कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके किसी काम के सेक्रीफाइस की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है, मिस्टर ए जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज मैनेजर है, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये कई सारे लोगों के पास गए, बी के पास गए, सी के पास गए, डी के पास गए, ई के पास गए, ठीक। जब ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कई सारे सप्लायर से मिल रहे थे तो इनको पता चला कि मिस्टर सी जो है ये ए के रिलेटिव है, ठीक। लेकिन जब इन सारे लोगों से मिले तो इनको पता चलता है कि रॉ मटेरियल जो है इन चारों लोगों में सबसे सस्ता जो सप्लायर है, यानी चीप रेट पर जो अवेलेबल कराने वाला है वो ई है। लेकिन सी इनके रिलेटिव है तो ये इनका इंटरेस्ट होगा कि भाई आप हमको बेनिफिट पहुंचा दीजिए, हमारा काम कर दीजिए, हम लोग रिलेटिव है। जनरली ऐसा होता है, लोग जान पहचान के लोगों को कहीं भी प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। लेकिन चूंकि इस प्रिंसिपल में कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है, इसलिए सी रिलेटिव होने के बावजूद भी मिस्टर ए जो है ऑर्डर किसको देंगे, मिस्टर ई को, जो इन सारे लोगों में सबसे चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशंस टू एम्प्लॉयज। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम इतना सैलरी मिलना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय जो है अपने बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को वहां काम करके फुलफिल कर सके। यानी देयर शुड बी फेयर वेजेस एंड सैलरीज टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज, ठीक। किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जिस तरह का स्किल रखता है, जिस तरह की कैपेबिलिटी रखता है, जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क है, इस पे बेसिस हमको फेयर वेजेस एंड सैलरी पे करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, तो अपने सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को भी कुछ बोनस उसमें से प्रोवाइड कराए। इससे वो मोटिवेट होंगे और इनकरेज होंगे, फर्दर और बेस्ट एफर्ट लगाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा बेनिफिट होता रहे। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि पेमेंट शुड बी विदिन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपसे बोल दें कि हाँ 10,000 रुपए हम आपको सैलरी देंगे, लेकिन मेरे पास खुद उस तरह का अर्निंग नहीं है कि हम आपको अपना पेमेंट कर सकें। इस तरह से रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज प्रिंसिपल में कहा गया कि वेजेज का फेयर होना जरूरी है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के पेइंग कैपेसिटी के अंदर में होना चाहिए। Next principle is centralization and decentralization. First of all, we will know the meaning of centralization. Centralization का मतलब हो गया कि डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी सिंगल हैंड में होना, यानी एक ही आदमी जो है सारा डिसीजन लेगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, या जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाएंगे वो सारा डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी सिंगल हैंड में होना, सेंट्रलाइजेशन। और जब हम लोग डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी को एक से अधिक लोगों में डिस्पर्स कर देते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ ऑथोरिटी इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इस सिचुएशन में जो है एक ही आदमी सारा डिसीजन नहीं लेगा, वो सारे सजेशन लेने के बाद अपने एम्प्लॉय से, अपने स्टाफ से, अपने मेंबर्स से, बोर्ड से, सबसे सजेशन लेने के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं।
कुछ डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ डिसीजन जो है सुपीरियर खुद नहीं लेता, सबऑर्डिनेट भी छोड़ देता है कि आप अपने सुविधा के हिसाब से ले लीजिए। फेयोल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए, अपने गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ही पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि हम लोग अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में पढ़े थे कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी कुछ डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स ही ले सकते हैं और कुछ डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जिसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Ninth principle is order. According to Henry Fayol, order means a place for everything or everyone and everything or everyone in its place. कहने का मतलब कि हर एक सामान का और पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, उन सबका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो सामान और वो पर्सन हमेशा उसी जगह पे होना चाहिए। सिंपली ये सब चीज हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, है ना। एक आदमी के घर में जो है, आपके घर में देखिए सामान रखने में आपके बुक्स कहाँ रखे जाएंगे उसका एक प्रॉपर जगह बना हुआ है ना। आपके शूज कहाँ रखे जाएंगे उसका जगह बना हुआ है, टूल्स कहाँ रखे जाएंगे उसका जगह बना हुआ है। तो और वो सब हमेशा उसी जगह पे होना चाहिए। अगर आप इसको अचीव नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। आप अपने गोल को जब वेस्ट, आपका सारा रिसोर्स, टाइम, एफर्ट, कॉस्ट सब कुछ वेस्ट होने लगे, इट मींस कि आप ना इफेक्टिव रहेंगे और ना ही एफिशिएंट रहेंगे। इस तरह से ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा वेस्ट ना हो, ना ही एफर्ट का, ना ही टाइम का, ना ही मनी का, ताकि हम अपने गोल को एफिशिएंट और इफेक्टिव अचीव कर सकें। इस तरह से अभी तक हम लोग इस वीडियो में 5 प्रिंसिपल को देखें। अगला जो और 5 प्रिंसिपल आपके बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही देखेंगे। उसके बाद टेक्निक, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एफडब्ल्यू टेलर के दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को। थैंक यू। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें बाकी और 5 प्रिंसिपल वाली टोटल 9 प्रिंसिपल हम लोग हेनरी फेयोल का पढ़ चुके हैं। 10वां प्रिंसिपल हम लोग यहाँ देखेंगे। द 10th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल जनरल मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ a scalar chain. A scalar chain is the line of authority, that is hierarchical order. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो बनाए जाते हैं, ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी के बेस पे जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम लोग हायरार्की ऑर्डर यानी स्केलर चेन बोलते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। सिंपल सा, जैसे आप अपने स्कूल में लीजिए, स्कूल में जो है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा कि जैसे आपका जो सुपीरियर होगा, जो स्टूडेंट से जुड़े हुए सुपीरियर्स होते हैं, उनके क्लास टीचर होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, उन टीचर के ऊपर एक उनका डिपार्टमेंटल हेड होता है, उनके ऊपर जो है प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल के ऊपर फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं, स्कूल के जो होते हैं वो होते हैं चेयरमैन। तो इस तरह से जो है कहा गया कि लाइन ऑफ अथॉरिटी जो तैयार हुआ है, यानी हर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो बना है, हर एक पोस्ट का एक अपना ही अलग अथॉरिटी है, उस पोस्ट का अपना रिस्पांसिबिलिटी है और इन सारे अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप के आधार पर जो लाइन ऑफ हायरार्की बनता है, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्किकल ऑर्डर होना चाहिए, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए और किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में ये लाइन ऑफ अथॉरिटी टूटना नहीं चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगा ये उसी पूरे प्रोसेस के थ्रू फ्लो होगा ना। जैसे इसको लेटर के थ्रू यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखाया गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ई से शुरू होता है तो आई तक पहुंचने के लिए वो पहले डी के पास जाएगा, डी से इंफॉर्मेशन सी के पास जाएगा, सी के पास से बी, बी से ए से एफ, एफ टू जी, जी टू एच एंड देन फाइनली टू आई। यानी ई टू आई तक इंफॉर्मेशन आने के लिए एक लंबा प्रोसेस यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्केलर चेन। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है
कि कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन फ्लो कराना है, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है जहाँ पे एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करने में काफी डिले हो सकता है, ऐसे सिचुएशन के लिए स्केलर चेन प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन दिया है हेनरी फ्योल ने, जिसको गैंट प्लान कहा गया। यानी गैंट प्लान इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड दिस शुड बी फॉलोड ओनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इस प्रिंसिपल में कहा गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन को फॉलो करने में प्रोसेस को फॉलो करने में प्रोसीजरल डिले होगा, तो वैसे सिचुएशन में जो है अगर डी जो है एच से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, सी जो है जी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी बिना आप इस लंबे प्रोसेस को फॉलो किए डायरेक्टली अपने सेम लेवल पे जो है आप इंफॉर्मेशन को फ्लो यहाँ करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा गया गैंट प्लान, लेकिन ये जो है सिर्फ इमरजेंसी के ही सिचुएशन में फॉलो किया जाए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ ये नहीं कि सबको इक्वल सैलरी इक्वल पेमेंट दिया जाए। यहाँ इक्विटी का मतलब हो गया कि ट्रीटमेंट जो है सबको एक जैसा होना चाहिए। जैसे इक्विटी का मीनिंग यहाँ दिया गया, इक्विटी मींस काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। कहने का मतलब कि आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज भी देखा जाता है कि मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय को कई तरह के आधार पर उनसे भेदभाव करता है। हो सकता है जेंडर के आधार पर लड़की हो, सेम रैंक पे काम कर रही है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन लड़की है तो उसको कम सैलरी मिल रहा है, लड़का है तो ज्यादा सैलरी मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि ये मेरे मोहल्ले का है, मेरा जान पहचान का है, इसलिए हम इसको पनिशमेंट कम देते हैं, और फलाने जो है वो मेरी जान पहचान की नहीं है, इसलिए थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी आधार पे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रूल को फॉलो करने से रिलेटेड हो, वेजेस एंड सैलरी के पेमेंट से रिलेटेड हो, या किसी भी मायने में हो, ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को, एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट में किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, नेशनलिटी, बिलीफ, किसी। जनरली आजकल जैसे हम लोग अपने समाज में कास्ट के आधार पर भी देखते हैं, रिलीजन के आधार पर भी देखते हैं। आप देखते होंगे मुंबई वगैरह में जो आप कहानी सुने कि भेदभाव होता है कि बिहारियों को, यूपी के लोगों को मारा जाता है, पिटा जाता है, भेजा जाता है, ये सब इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कास्ट के आधार पर होता है कि मैं जिस कास्ट का हूँ उसी कास्ट के लोगों को वहाँ पे ज्यादा रखा जाएगा, दूसरे कास्ट के लोगों को कम रखा जाएगा, इस तरह का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्विटी अकॉर्डिंग टू फ्योल। 12वां नंबर जो प्रिंसिपल है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल refers to employees, persons who are working in the organization, stability that is स्थिरता and tenure that is period। कह रहा है कि फ्योल का कहना था कि हम लोग किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, हर इंसान में कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, कुछ मेरिट होता है, और उसको हम एक दिन में नहीं जान सकते। तो इसलिए हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी क्षमता को आपके सामने रख सके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जल्दी जल्दी किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, एक काम से दूसरे काम में, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाता, जान नहीं पाता, अपने आउटपुट नहीं दे पाता। इसलिए फ्योल का कहना था इस प्रिंसिपल के अनुसार कि हर एक एम्प्लॉय को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है उसको आप प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट में वो उसके पोटेंशियल को शो करने का समय दीजिए, जिससे पता चले, जिससे आप अपने उसकी एफिशिएंसी बढ़े, वो काम को सीख सके और आप अपने रिसोर्स का, टाइम का वेस्टेज न करें, आपका गोल जो है वो अचीव हो सके। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने 3 वीडियो में 12 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग बाकी के 2 बचे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। 13th नंबर जो प्रिंसिपल है, दिस इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मींस
कुछ नया सोचना, नया करना, सेल्फ मोटिवेशन से। तो हेनरी फ्यूल का कहना था कि एम्प्लॉइज को, वर्कर को भी इंकरेज किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए कुछ नया सोच सकें, कुछ नया कर सकें। हमेशा मैनेजमेंट को ही अपना प्रभाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि कुछ अगर कोई एम्प्लॉय सजेशन देता है तो मैनेजमेंट को उसको सुनना चाहिए। इससे उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और अगर कुछ अच्छा सजेशन वो देते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाना चाहिए, और इससे उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो लगाव है वो बढ़ता है, और वो कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर और ज्यादा एफर्ट लगाएं। उनके अंदर कमिटमेंट बढ़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगा सके। This is the initiative 13th principle, which indicates the taking first step with self motivation. According to Fayol, employees must be given an opportunity to take initiatives from time to time. This helps them to provide immense satisfaction and develops their belongingness towards the organization. The last and 14th principle of Henry Fayol is esprit de corps. Esprit de corps प्रिंसिपल मेनली टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए तैयार किया गया। यानी इसमें ये कहा गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम से ही बनता है, और जब तक टीम एफर्ट न लगेगा आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। और टीम एफर्ट लगाने के लिए, टीम का बेस्ट एफर्ट यूज करने के लिए मैनेजर को टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए अपने हर एक कन्वर्सेशंस में आई की जगह वी का इस्तेमाल करना होगा। यानी कोई भी अगर टारगेट अचीव होता है तो मैनेजर को उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, सुपीरियर को उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए, बल्कि और ना ही किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाना चाहिए, बल्कि सारा का सारा जो श्रेय है वो श्रेय पूरे टीम को दिया जाना चाहिए। अगर कोई 2 एम्प्लॉय इसमें बीमार भी पड़ जाता है तो बाकी 8 को ही नहीं बल्कि 10 में से 2 अगर बीमार पड़ गया है और 8 में तो उसको पूरा किया है, तो भी मैनेजर को कोशिश करना चाहिए कि वो उसमें 10 को शामिल करे, उनके एफर्ट को शामिल करे। उससे उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की भावना बढ़ती है, टीम स्पिरिट डेवलप होता है, और अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो लगाता है। इस तरह से हम लोग 4 हिस्सों में करके मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल जिनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, उनके 14 प्रिंसिपल को हमने स्टडी किया। आगे जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लोव टेलर के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थैंक यू।